हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए फिजिक्स का थर्ड चैप्टर काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के डेरिवेशन लेके आया हूँ। अब तक हमारे फर्स्ट दो चैप्टर हो चुके हैं, रोटेशनल डायनामिक्स एंड सेकेंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब जो कि इम्पोर्टेंट या जो भी डेरिवेशंस हमारे चैप्टर नंबर 3 में है, आज की वीडियो में मैं वो सब डिस्कस करने वाला हूँ। डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप जानते हैं फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। ये दो चीज हमको काफी ध्यान से करना है। और उसके बाद तो होते हैं डेफिनेशंस होते हैं, डिस्टिंग्विश होते हैं, वो सब सिंपल चीजें हैं। लेकिन मेन जो फिजिक्स का जो मेन पार्ट है वो डेरिवेशंस है और न्यूमेरिकल्स है। तो इसीलिए मैं आपके लिए डेरिवेशन में, कभी कभी किसी स्टूडेंट को न्यूमेरिकल्स अगर डिफिकल्ट लगता है तो अगर वो डेरिवेशंस कर लेगा तो उसका वहाँ पे वो चीज कंपेंसेट हो सकता है, वो फिर भी अच्छा मार्क्स ला सकता है, इवन दो उसको थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स अगर नहीं आए तो भी। ठीक है ना। अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो पूछा गया या पूछा जा सकता है, वो डिस्कस कर रहा हूँ। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं जितना लिखूं उतना ही आप भी लिखिए एग्जाम में। लेकिन हाँ, साथ में मैं एक और काम कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट बुक का पेज नंबर भी यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर किसी को रेफर करना हो टेक्स्ट बुक में, वो भी रेफर कर सकता है। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम या डेरिवेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो आपके सामने है। On the basis of kinetic theory of gases, obtain an expression for pressure exerted by gas molecules enclosed in a container on its walls. तो ये आपके पास एक कंटेनर है। अब ये कंटेनर जो है, याद रखिए, क्यूबिकल कंटेनर। क्यूबिकल क्या होता है? जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होता है, उसको हम लोग लेते हैं एल। ठीक। और साथ में हम ये भी है कि इसका हम लोग ने जो एजेस है ना, अलोंग एक एक्स एक्सिस लिया है, एक एज अलोंग वाई एक्सिस लिया है और एक एज अलोंग जेड एक्सिस लिया है, इस तरह का लिया हुआ है और क्यूबिकल है। तो ये जो पार्ट है, ये हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देते हैं। जितना सा सामने मैंने अभी आपको बताया ना, उसको मैं लिख देता हूँ। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। लेट n moles of an ideal gas be enclosed in a container, cubical बोलेगा वो, in a cubical container of volume V इक्वल टू एल क्यूब। अब देखिए यहाँ पे दो चीज है। एक तो याद रखिए टेक्स्ट बुक में ना क्यूबिकल बॉक्स लिया हुआ है। अब वो डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे कंटेनर बोला ना, हम कंटेनर बोलेंगे, अगर यहाँ बॉक्स बोला तो हम बॉक्स बोलेंगे। और वॉल्यूम V है एल क्यूब, क्योंकि क्यूबिकल है, उसका सब साइज इक्वल है। तो यहाँ मेंशन हो गया कि उसका सब लेंथ एल है और उसका जो टोटल वॉल्यूम है V है। तो ये n मोल्स उस गैस का है इसमें अंदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, कांस्टेंट टेम्परेचर T है। ये जो एजेस है उसमें वो भी मेंशन कर देते हैं। एंड एजेस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये दो लाइन में आपने पूरा जो चीज आपके सामने उसको एक्सप्लेन कर दिया गया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन। हमको डिराइव क्या करना है या फाइंड क्या करना है, हमको प्रेशर, अभी जो गैस होगा ना इस अंदर गैस इस बॉक्स के अंदर कंटेनर में, वो वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करेगा। तो हमको प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव करना है। अब प्रेशर जो होता है वो फोर्स पे चलता है, मतलब आप जानते हैं ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हमको पता करना पड़ेगा कि फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है वॉल्स पे। अब वो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो हम फोर्स जो होता है वो, अगर आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद हो, the rate of change of momentum is the force, वो बेसिक वो कंसेप्ट है ना। तो यहाँ पे हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना पड़ेगा। मोमेंटम कब आएगा? यहाँ पे कोलिजन से आएगा। अब गैस का जो कोलिजन होता है आपको पता होगा, काइनेटिक थ्योरी बोला है, मतलब ये अजम्पशन है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से जो कोलिजन होगा वो होगा इलास्टिक कोलिजन। तो वो अजम्पशन है, तो बताएंगे नहीं, लेकिन ये आपको समझ के चलना है कि इलास्टिक कोलिजन है एक ये। और गैस मॉलिक्यूल जब इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है। ये भी आप जानते होंगे। ये कुछ एजम्पशंस है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। तो वही हम स्टार्ट करेंगे। तो हम एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ मॉलिक्यूल के बारे में, बोल रहा हूँ कंसीडर
या let any molecule with velocity v have Vx, Vy and Vz. It's x, y, z. Yeah, its components. These components along x, y, z axis respectively. अब ये मेंशन करना जरूरी है। देखिए अभी किसी भी मॉलिक्यूल का वेलोसिटी v वेक्टर होगा, लेकिन अगर उसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यूब 3 डायमेंशनल है, तो अगर हम रिजॉल्व करते हैं अलॉन्ग 3 एक्सिस, तो अलॉन्ग x एक्सिस उसका हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो vx होगा उसका वेलोसिटी कंपोनेंट, अलॉन्ग y एक्सिस उसका vy होगा और अलॉन्ग z एक्सिस उसका vz होगा। ये हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल पे, फॉर एनी मॉलिक्यूल। अब हम एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं जो कि मूव कर रहा है, डायग्राम के हिसाब से वो मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। अब पूरा का पूरा डेरिवेशन उसी मॉलिक्यूल को लेके किया जाएगा और बाद में उसको हम जनरलाइज करेंगे, लेकिन हम पहले उस मॉलिक्यूल को ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल व्हिच इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये जो शेडेड वॉल है ना उसको जाके वो टकराने वाला है। इट इज गोइंग टू कोलाइड, कोलिशन, क्योंकि मोमेंटम तो कोलिशन से आने वाला है, तो कोलाइड होने वाला है। ये चीज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं लिख रहा हूं, देखिए consider a molecule moving along x-axis with velocity vx towards the shaded wall, तो ये हमको मेंशन करना है कि हम एक मॉलिक्यूल हम कंसीडर कर रहे हैं जो कि मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, और वो शेडेड वॉल जो है उसकी तरफ वो मूव कर रहा है। अब हम सब एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, देखिए टेक्स्ट में बहुत लेंथी एक्सप्लेनेशन है, हम वो सब नहीं लिखेंगे। अब हम जैसे मैंने कहा फोर्स आएगा हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से, तो हम यहाँ मोमेंटम की बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि आफ्टर कोलिजन चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक। अब फाइनल की अभी इनिशियल क्या होगा, चलिए पहले इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम का मास और वेलोसिटी है vx, मास इनटू vx। अच्छा वो पार्टिकल का मास m है, ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। अच्छा फाइनल मोमेंटम क्या होगा? वो टकरा के वापस आएगा, इलास्टिक कोलिजन है ना, तो टकरा के वापस आने वाला है। अब वापस आएगा तो उसका मोमेंटम माइनस हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन होगा माइनस mvx, तो 2 हो जाएगा। सो यू कैन से -2 टाइम्स mvx, -2m मास इनटू vx। ये क्या है? ये चेंज इन मोमेंटम है। लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपको अगर फोर्स निकालना है तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना पड़ेगा। ये सिर्फ चेंज इन मोमेंटम है। अगर हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है तो हमको ये पता करना पड़ेगा ये मॉलिक्यूल जो वॉल को कोलाइड कर रहा है, टकरा रहा है, वो सेकंड टाइम कितने टाइम के बाद टकराएगा? मतलब टकराएगा, सामने वाले वॉल पे आएगा और वापस आके टकराएगा, मतलब ये जो शेडेड वॉल है वहां से सामने वाले वॉल तक जाएगा, उससे टकरा के वापस शेडेड वाले वॉल पे आएगा। तो कितना टाइम लगेगा उसको वापस आके टकराने में, वो टाइम ढूंढना है। वो टाइम मिलेगा तब जाके हमको मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मैं लिख रहा हूं टाइम टेकन by molecule for next collision with shaded wall, delta t is equal to कितना टाइम लेगा? देखिए यहां से शेडेड वॉल से वो सामने वाले वॉल पे जाएगा, मतलब डिस्टेंस l कवर करेगा, वापस आएगा तो वापस डिस्टेंस l कवर करेगा, मतलब वो डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा 2l। So time is equal to distance upon speed, उसका स्पीड तो vx है। तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ गया, आपके पास टाइम आ गया, तो इससे आप निकाल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। Therefore rate
of change of momentum is equal to 2mvx upon 12 upon vx, 2 और 2 कट गया, so this gives you mvx square upon l. now this is rate of change of momentum, तो इससे हमको मिलेगा force. therefore force applied by molecule 1, अभी हम इसको एक नाम दे देंगे 1, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ना, force applied by molecule 1 on shaded wall is equal to, is nothing but the rate of change of momentum ना, तो हम इसको सिर्फ मेंशन करेंगे कि mx1 square upon l vx square, sorry mvx1 square. ये देखो vx ऑलरेडी है, 1 मतलब मॉलिक्यूल 1, ये फोर्स अप्लाइड बाय मॉलिक्यूल 1. ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है कि नहीं, तो वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बताएंगे, तो हम बोलेंगे टोटल एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय ऑल मॉलिक्यूल्स, तो इज इक्वल टू, अब उसको लेंगे सिर्फ m by l, तो चलो वो कॉमन रहेगा, इधर क्या हो जाएगा पता है, vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 जितने भी होंगे. अब लोग सपोज अज्यूम करते हैं कि n है, तो मैं लिख देता हूं लास्ट में n तक. अभी ऐसा टेक्स्ट में लिखा नहीं, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं vxn स्क्वायर. ये अभी सिर्फ x एक्सिस की बात हो रही है, याद रखिएगा, ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जो x एक्सिस के अलावा मूव कर रहे होंगे, उन सबका टोटल एवरेज फोर्स इतना होगा. ठीक, अब आपको एवरेज फोर्स मिल गया. अब इस एवरेज फोर्स से आप क्या करेंगे, इस एवरेज फोर्स से हम निकालेंगे प्रेशर. तो देखो, therefore average pressure is equal to average force upon area. ठीक, तो एवरेज फोर्स क्या है, m upon l vx1 square plus vx2 square plus dot 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 plus vxn square upon area of shaded portion, area of shaded wall, area of, लिख देता हूं, area of shaded wall. तो length into height is l square. ठीक है. अब देखिए, अब आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेप समझते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप. ये चीज को हम लोग अलग तरीके से लिख सकते हैं. देखिए कैसे, मैं बोल रहा हूं नाउ vx square bar is equal to vx1 square plus vx2 square plus dot 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 plus vxn square upon n. क्या लिखा, ध्यान से देखिए क्या लिखा, ये क्या है, vx1 square plus vx2 square up to vxn square upon n, मतलब एवरेज निकाला, एवरेज, तो इसलिए बार लिखा. हम लोग x बार लिखते हैं ना, मीन, मीडियन, मोड, मीन कैसे लिखते हैं, बार, एवरेज. तो ये एवरेज है, मतलब ये सब स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज का एवरेज है. इट इज स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज का एवरेज. तो फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, therefore एवरेज प्रेशर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, m by l. अच्छा, l क्यूब हो गया, तो मैं l क्यूब लिख देता हूं, क्योंकि l स्क्वायर और l हो जाएगा l क्यूब. अच्छा, इसकी जगह पे हम लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके n vx स्क्वायर बार. ठीक है ना, तो ये हो गया m by l क्यूब n vx स्क्वायर बार. अब ये सिर्फ जो हम लोग को आया वो किसका आया है, ये हमको, अच्छा l क्यूब को कोई चाहे तो बोले वॉल्यूम में लिख सकते हैं, मैं लिख देते हैं. तो m by v n vx स्क्वायर बार. अब ये जो हमको फॉर्मूला मिला है, दैट इज ओनली अलोंग द x एक्सिस. तो ऐसे तो अलोंग y एक्सिस भी होगा, ऐसे अलोंग z एक्सिस भी होगा कि नहीं. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नाउ हमारा जो v स्क्वायर बार जो है, दैट इज मेड अप ऑफ vx स्क्वायर बार प्लस vy स्क्वायर बार प्लस vz स्क्वायर बार. ये तीनों का मिला के हमने बोला था ना स्टार्टिंग में, बताया ना, वेलोसिटी v हैविंग 3 कंपोनेंट, वैसे स्क्वायर का भी 3 कंपोनेंट होगा, उसका टोटल मिला के vx स्क्वायर होगा. आल्सो देखिए, ये इंपॉर्टेंट एक और चीज है, आल्सो vx स्क्वायर बार
इज इक्वल टू vy स्क्वायर बार इज इक्वल टू vz स्क्वायर बार इज इक्वल टू 1/3 v स्क्वायर बार। अब ये क्या है समझिए, ये क्या मैंने लिखा है, अब v बार स्क्वायर जो है वो टोटल तीनों का मिला के, लेकिन वेलोसिटी स्क्वायर अलोंग x एक्सिस, वेलोसिटी स्क्वायर अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस तीनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? अब आप प्रोबेबिलिटी अगर जानते हैं, अगर आपको प्रोबेबिलिटी मालूम है, अगर किसी चीज का 3 ऑप्शन है तो हर एक का होने का क्या चांस है? 1/3। दिस इज प्रोबेबिलिटी। सेम थिंग यहाँ पे तीनों का होने का चांस इक्वल है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं, रीजन अगर देना है, मॉलिक्यूल हैज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन, मॉलिक्यूल का कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कहीं भी मूव कर सकता है, इसलिए हर एक वेलोसिटी का होने का इक्वल चांस है, इसलिए टोटल वेलोसिटी का हर एक कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। आप समझ रहे? तो बस अगर इतना आप समझ गए तो देखिए होने को आया, therefore P is equal to यहाँ पे लिखा जाएगा m/v(n), और ये जो vx स्क्वायर बार है ना, इसको मैं लिखूंगा 1/3 vx स्क्वायर, सॉरी 1/3 v स्क्वायर बार। इसको अच्छी तरह लिख देता हूं मैं भी, 1/3 n/v m vx v square bar. This is the formula for pressure exerted by gas molecules on its walls. ये एक वॉल, हर एक वॉल पे इक्वल होगा, जैसे एक शेडेड वॉल है वैसे दूसरे वॉल, तीसरे जितने वॉल्स हैं सब पे ये प्रेशर अप्लाई होगा। तो इन शॉर्ट मेरे को आपको समझाएं तो कैसे समझाने का? प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम निकालो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालो, उससे आपको फोर्स मिलेगा, फोर्स निकाल के प्रेशर निकालो। और उस प्रेशर में सिर्फ एक चीज, ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ये स्क्वायर्स का अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज इस तरह से निकाल सकते हैं, तो ये सब टर्म निकाल के एवरेज के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस है, वैसे अलोंग वाई भी होगा, अलोंग जेड होगा, तो हर एक का होने का चांस कितना है? 1/3 होने का चांस है, तो सबका 1/3 है, तो vx स्क्वायर जो अपने को यहाँ था उसकी जगह लिखा 1/3 ऑफ द टोटल। इस तरीके से फॉर्मूला हो गया प्रेशर का 1/3 n/v and v स्क्वायर बार। तो ये हो गया आपका 4 मार्क का अच्छा सा डेरिवेशन हो गया, है कि नहीं? अब मैं आता हूं आपको अभी और इजी अच्छे, अभी तो थोड़ा लेंथी था, अब जो आएंगे डेरिवेशन बड़े छोटे छोटे आएंगे, बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े इजी भी होंगे, है कि नहीं? चलिए देखते हैं सेकंड डेरिवेशन। तो देखिए एक सिंपल सा बड़ा इजी डेरिवेशन है, 2 मार्क का आने का बहुत चांसेस है, 3 मार्क का शायद नहीं है, बहुत छोटा है, देख लीजिएगा, मगर बड़ा इजी है, बड़ा इंटरेस्टिंग, इसमें सम्स भी आ सकती है। तो डेरिवेशन आता है तो सम आता है एग्जाम में। क्या है डेरिवेशन? Show that the root mean square speed of the molecules of gas is directly proportional to the square root of the absolute temperature of the gas. अभी पहले डेरिवेशन में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था प्रेशर का, तो वो मैं लिखता हूँ, पहले उससे स्टार्ट होगा, स्टार्ट हो उसी से होगा। कंसीडर n moles of an ideal gas enclosed in a container of volume V, ठीक है ना? तो if n is the number of molecules and m is the mass of each molecule, then अब ये भी डिराइव किया था, प्रेशर exerted by the gas molecules on the walls of the container। ये पहले का डेरिवेशन का, ये 2-3 लाइन लिखने का फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला है प्रेशर P is equal to 1/3 n/v m v स्क्वायर बार। अभी डिराइव किया, हमको क्या बताया ना, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये स्पीड के फॉर्मूला दिया है, हमें स्पीड का फॉर्मूला निकालना है, इसलिए हम सब शिफ्ट कर देंगे, 3p हो जाएगा 3pv, इसको नीचे जाएंगे nm is equal to v स्क्वायर बार। अब ध्यान दीजिएगा, फॉर आइडियल गैस pv is equal to nRT, ये तो आप जानते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, v स्क्वायर बार is equal to 3
3 nRT upon nn। अब ये देखिए नीचे का nn क्या है, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो यू कैन से v square bar is equal to 3 nRT upon m। m क्या है, m is mass of gas, आप बोल सकते हैं मास ऑफ गैस भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। अच्छा, n is number of moles, शायद आप जानते होंगे we have नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलार मास। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के हिसाब से भी लिख सकते हैं और मोलार मास के हिसाब से भी लिख सकते हैं, या हम लोग पहला वाला यूज करेंगे। तो पहला वाला यूज करेंगे तो क्या होगा, v स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3, इस स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिखूंगा मास अपॉन मोलार मास RT बाय m। तो m और m कट गया, v स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3 RT बाय m मोलार मास m0। अब हमको बोला है रूट मीन स्क्वायर, ये तो स्क्वायर है ना, ये मीन स्क्वायर है, दिस इज मीन स्क्वायर, इसका मतलब रूट मीन स्क्वायर, मतलब कैसा लिखने का, रूट मीन स्क्वायर ऐसा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके शॉर्ट फॉर्म में VRMS, रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल, इसका रूट लेना पड़ेगा, रूट ऑफ 3RT अपॉन m0। ठीक, हियर R universal gas constant, m molar mass या molecular mass या molar mass, whatever, molecular mass या molar mass भी लिख सकते हैं, molar mass लिख देता हूँ, molar mass constant है, ये भी तो constant होता है। तो नंबर तो constant, तो बचा क्या बचा, therefore VRMS is directly proportional to T, where T is absolute temperature of gas। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, show that the root mean square speed, ये root mean square speed है, of the molecules of the gas is directly proportional to the square root, it is directly proportional to the square root of the absolute temperature। देखिए आ तो गया ना। तो ये हमने स्टार्ट किया, जो प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव किया उससे स्टार्ट किया, आइडियल गैस का इक्वेशन लिखा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया और हमको फॉर्मूला हम लोग का डेरिवेशन हो गया। तो छोटा सा डेरिवेशन, मेरे ख्याल से 2 मार्क वाला डेरिवेशन है, ज्यादा बड़ा है नहीं। ये थोड़ा सा 1-2 लाइन जो मैंने लिखा, कभी कोई लोग नहीं भी लिखते, डायरेक्ट लोग ये फॉर्मूला लिख देते, लेकिन क्या 1-2 लाइन एक्सप्लेनेशन में लिख देने का थोड़ा अच्छा ही रहेगा, अपने ओन वर्ड्स में, ऐसा नहीं एग्जैक्टली यही वर्ड्स में, अपने ओन वर्ड्स में लिख देने का, फॉर्मूला से चालू कर देने का, आपको मिल जाएगा। इसी के बेस पे, इसी प्रेशर के फॉर्मूला पे एक और फॉर्मूला जो एग्जाम में पूछा गया था, डेरिवेशन एग्जाम में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, वो है हमारा थर्ड डेरिवेशन। चलिए देखते हैं। तो आपके सामने देखिए थर्ड डेरिवेशन है, जो बोर्ड एग्जाम में 2024 से पूछा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं हो सकता, रिपीट भी हो सकता है, और बड़ा छोटा सा सिंपल सा, ये भी प्रेशर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो मैं स्टार्टिंग में ना वो फॉर्मूला मैं आपका यहाँ लिख देता हूँ। मैं क्या लिखूंगा, मैं by kinetic theory of gases, by kinetic theory of gases, pressure of gas on walls of container, is P is equal to 1/3 n by V m v square बार। ये फॉर्मूला डिराइव किया। अब देखिए क्या ध्यान रखने का इसमें, एनर्जी वाले सम में, एनर्जी वाला एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो सिर्फ पीवी लाएंगे, पीवी इज इक्वल टू 1/3 n m v स्क्वायर बार। अब देखिए इसको कैसे याद रखने का, एनर्जी आप जानते हैं, एनर्जी जो है ना गैस का, उसमें एक्चुअली एनर्जी 2 तरह का होता है, मैकेनिकल में, एक होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन में काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से क्या है ना कि मॉलिक्यूल्स आपस में ना इंटरैक्ट नहीं करते, मतलब उनमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। तो जो भी एनर्जी होती है उनकी कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², बराबर। अब यहाँ पे mv², मेरे पास हाफ नहीं है। अब ये सब क्यों कर रहा हूँ आपको भी समझ में आएगा। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय हाफ करेंगे राइट हैंड साइड पे। तो क्या हो जाएगा, देखिए pv is equal to 2/3 n half mv² बार। आप समझ गए ना ये क्यों किया है, ये बताने के लिए कि मुझे काइनेटिक का फॉर्मूला तो लाना पड़ेगा हाफ, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया। अभी मैं मेंशन करता हूं हियर half mv² बार denotes
द ट्रांसलेशनल एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ऑफ वन मॉलिक्यूल या अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूल। देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, अभी टोटल मतलब सब, तो उसमें n भी आ जाएगा, इज इक्वल टू n हाफ m v स्क्वायर बार। मतलब क्या, ये जो रिप्रेजेंट करता है एक का करता है, लेकिन जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल एनर्जी हो गया। अब आप वापस ये पूछ सकते हैं कि सर काइनेटिक लिखने का कि नहीं, अब इसको हम टोटल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि काइनेटिक थ्योरी में हम लोग पोटेंशियल को नहीं अज्यूम करते, हम लोग अज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल है ही नहीं, तो जो काइनेटिक है वही टोटल एनर्जी है। ये बात को ध्यान में रखिए। तो काइनेटिक की जगह सिर्फ आप ई भी लिखेंगे तो भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो मुझे मिला है मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो हम लिखेंगे PV इज इक्वल टू 2/3 और ये पूरा का पूरा पोर्शन की जगह हम लिखेंगे E, दैट इज एनर्जी ऑफ द गैस। ठीक, अब देखिए, अब हमको देखिए एब्सोल्यूट टेंपरेचर लाना है, तो कैसे लाएंगे? यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। अब आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT है, मगर क्या आपको पता है कि आल्सो इक्वल टू n kBT? क्या आप जानते हैं? n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, kB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज द टेंपरेचर। ये भी फार्मूला है, अगर आप लोगों को मालूम हो तो। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और kB के बीच में रिलेशन है, दैट्स हाउ यू गेट इट। तो ये यूज करते हैं हम लोग। ये यूज क्यों हम ये यूज करेंगे देखिए पता चलेगा। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर 2/3E is equal to n kBT. Therefore E is equal to 3/2 उल्टा हो जाएगा, सॉरी 3/2 n kBT. Now this is energy of all molecules. उन्होंने पूछा है एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो मैं क्या करूंगा, अपॉन n कर दूंगा, पर मॉलिक्यूल है ना, अपॉन n is equal to 3/2 kBT. What is this? This is average energy पर मॉलिक्यूल। डू यू एग्री? पर मॉलिक्यूल क्यों ऐसे पर मॉलिक्यूल? क्योंकि डिवाइड बाय n कर दिया तो एक ही मॉलिक्यूल का होगा। नाउ हियर kB is Boltzmann constant. तो what can you say? Therefore E by n, क्योंकि 3/2 तो कांस्टेंट है, kB भी कांस्टेंट है, तो what you can say, E by n is directly proportional to T, where T is absolute temperature of gas. हो गया। That's how you get it. इस तरीके से मिल गया। ये भी मेरे ख्याल में छोटा सा ही क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम पूछा था 2024। So again an easy one, ठीक, that is derivation number 3। अब हम जाते हैं डेरिवेशन नंबर 4 पे, वो भी पूछा था बोर्ड एग्जाम में, देखते हैं कौन सा है। तो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैं आपके सामने लाया हूं, 3 मार्क वाला डेरिवेशन है जो बहुत बार पूछा एग्जाम में। मेयर्स रिलेशन, या तो सिर्फ ऐसे पूछेंगे या फिर इस तरह से फॉर्मूला के साथ पूछेंगे, दोनों में एक ही चीज करना है। अब देखिए इसमें कैसे स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अभी इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कंसीडर 1 मोल ऑफ अ गैस। 1 मोल, ये बहुत याद रखिएगा, 1 मोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एनक्लोज्ड in a cylinder fitted with a frictionless light, हल्का मतलब almost massless, frictionless airtight piston। ठीक है, देखिए एग्जाम में कोई डायग्राम बनाना नहीं, लेकिन बताया मैंने आपको। लेट P, V, T be the pressure, volume and temperature of the gas। तो ये स्टार्टिंग का पार्ट है जो आपको लिखने का कि 1 मोल ऑफ गैस है, सिलेंडर के अंदर है, पिस्टन है। पिस्टन का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो हल्का होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए।
और स्टार्टिंग का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम है। अब इसमें दो पार्ट है, देखिए इसमें ना फॉर्मूला में Cp आता है, Cv आता है। अभी Cv क्या है? इट इज द मोलार स्पेसिफिक ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और Cp क्या है? इट इज द मोलार स्पेसिफिक ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसमें दो पार्ट हो गए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैं लिखता हूं पार्ट 1, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं अभी पार्ट 1। ऐसा एग्जाम, ऐसा टेक्स्ट में तो नहीं, लेकिन को समझने में आसानी रहेगी, है ना। पार्ट 1 तो बोलता हूं लेट dq1 be the heat supplied to the gas at constant volume। तो कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज करके हमने ये हीट सप्लाई किया। अब इससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो बताना पड़ेगा। सपोज टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय dt, ठीक है, फाइन। तो dq1 क्या हो जाएगा? dq1 ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है n cv dt। cv मतलब मोलार स्पेसिफिक और dt डिफरेंट में। अभी n हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 1 मोल लेके रखे, तो मैं n नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे cv dt। अब चाहिए cv क्या है तो लिखेंगे where cv is molar specific heat at constant volume, at constant volume, ठीक है। अच्छा, also at constant volume no work is done, no work is done, only internal energy increases। देखो, वर्क करने के लिए एक्सपांशन या कंप्रेशन होना जरूरी है। यहाँ तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा तो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में पढ़ा हमने, अगर वॉल्यूम नहीं चेंज होगा तो वर्क डन नहीं होगा। तो जो भी हीट सप्लाई हो रहा है उससे सिर्फ गैस का इंटर सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, वही बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ dq1 इज इक्वल टू d इज इक्वल टू cv dq। ये फॉर्मूला एक रिलेशन हो गया, इसको चलिए देखते हैं पार्ट 1 का हो गया। अब हम जाते हैं पार्ट 2 पे। आ जाइए पार्ट 2 पे। पार्ट 2, पार्ट 2 में क्या लिखेंगे? लेट dq2, ध्यान दीजिएगा, बी द हीट सप्लाइड, बी द हीट सप्लाइड टू द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक, ये कांस्टेंट प्रेशर, ओके। इसमें वही सपोज टेम्परेचर increases by dt। तो इसमें क्या हो जाएगा? dq2 will be equal to, अभी इसमें भी n आता है लेकिन n तो नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो इसमें आएगा cp dt, where cp is the molar। अब देखिए चेंजेस से फर्क देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 थोड़ा सा चेंजेस है। मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, ओके। अब यहां पे नो वर्क इज डन, लेकिन यहां पे क्या बोलेंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर बोथ वर्क इज डन एज वेल एज इंटरनल एनर्जी चेंजेस। इसमें दोनों होगा, वर्क भी होगा और इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा, दोनों चीज होगा। मतलब क्या? dq2 इज इक्वल टू d प्लस dw, दोनों चीज होगा इसमें, यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो d का फॉर्मूला तो हमने यहां लिखा है cv dt, d हमारे पास cv dt है। नाउ व्हाट अबाउट dw? हम लोग, अच्छा इसका हम लोग मैं लिख देता हूं यहां पे, cp dt इज इक्वल टू, d ऑलरेडी हमारे पास है, cv dt प्लस dw आपको पता होना चाहिए pdv, dw का फॉर्मूला है pdv, आई होप यू नो दैट, यस, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये थर्मोडायनामिक्स में है, इसका डेरिवेशन है, लेकिन अभी के लिए याद रखना पड़ेगा, उसको डिराइव नहीं करना, इतना याद रखना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, फॉर आइडियल गैस हम लोग का हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। फॉर आइडियल गैस ऑफ 1 मोल, 1 मोल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, 1 मोल।
PV इज इक्वल RT बोलेंगे, nRT नहीं बोलेंगे, n इज 1, हमारे पास PdV है, तो PdV इज इक्वल RdT। अब आप बोलेंगे सर P का आपने D क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव इसका तो नहीं होगा, डेरिवेटिव तो V का होगा, क्योंकि वो चेंज हो रहा है और टेंपरेचर चेंज हो रहा है, ये भी कांस्टेंट है। तो मैं PdV की जगह पे लिख सकता हूं RdT, चलिए लिख देते हैं। Therefore CPdT is equal to CVdT plus RdT, ठीक है। अब डिवाइड बाय dt कर दिए, डिवाइड बाय dt, therefore CP is equal to CV plus R, CP minus CV is equal to R। एक तरह से तो ये हो गया, मेयर रिलेशन हो गया। अगर आपको सिर्फ पूछा ना मेयर रिलेशन, तो यहाँ कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा पूछा है, अपॉन J पूछा है, उसके लिए क्या बोलने का, देखिए दिस इज मेयर रिलेशन, आपका मेयर रिलेशन एक्चुअली तो हो गया, मेयर रिलेशन हैज बीन कंप्लीटेड। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये पूछा था, उसके लिए क्या करने का, उसके लिए ये बोलने का, जनरली heat is measured in calories and work done in joules। हीट जो है ना, हीट dq, ये जनरली कैलोरी में मेजर होता है, और हम वर्क डन की जो बात करें वो जूल्स में मेजर होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। therefore Cp minus Cv is equal to R by J, where J is the mechanical equivalent of heat। इसका वैल्यू भी आप जानते हो कि स्कूल में पढ़ा, 4.18 या 4.2 इसका वैल्यू रहता है। बस दैट इज योर मेयर्स रिलेशन। अगर सिर्फ मेयर्स पूछो यहां तक और ये पार्ट पूछो तो एक्स्ट्रा 2 लाइन और लिख देने का। 3 मार्क का डेरिवेशन है, मस्त आसान। इसमें 2 पार्ट याद रखिए, 2 पार्ट में इसको तोड़िएगा। पार्ट 1 पूरा कांस्टेंट वॉल्यूम वाला करेगा और पार्ट 2 कांस्टेंट प्रेशर। और कांस्टेंट प्रेशर करते समय आपका जो डी होगा ना, पार्ट 1 से उठा के डाल दीजिएगा, और डीडब्ल्यू को पीडीवी, और ये पीडीवी आपका आइडियल गैस है, आरडीटी हो जाता है। आपको आर मिल जाता है, हमको आर में इंटरेस्ट है ना, तो आर आ गया, ठीक है ना। सो दैट इज डेरिवेशन नंबर 4। चलते डेरिवेशन नंबर 5। अब ये देखिए जो डेरिवेशन नंबर 5 है, ऐसा डेरिवेशन जो किसी ने सोचा था कि एग्जाम में पूछेंगे, और मजेदार बात है कि पूछ लिया। क्या क्वेश्चन, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन for molar specific heat of a monoatomic gas at constant volume। मतलब इनको इन शॉर्ट इनको CV का वैल्यू चाहिए for monoatomic gas। अभी इसके पहले जो मेयर रिलेशन किया था वैसा उसका स्टार्टिंग पार्ट वही रहेगा। देखिए क्या रहेगा, ध्यान से याद करिए। कंसीडर 1 मोल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। अब यहाँ पे इन लोग सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे। So consider 1 mole of an ideal gas. Let dq1 या dq यहाँ पे एक ही हीट है, तो dq be the heat supplied to the gas at constant volume, ठीक है। constant volume मैं पहले वाले पार्ट में मेयर्स वाला ही लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, dq is equal to n नहीं आएगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 1 है, CV dt, where dt is the increase in temperature, ठीक, ओके। अब हम जानते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम में ओनली हीट इज सप्लाइड, है ना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो वर्क इज डन, ओनली internal energy changes। सिर्फ इंटरनल चेंज होती है, मतलब dq is equal to d is equal to cv dt। तो cv क्या हो जाएगा, d by dt। इसको रहने दीजिए, काम आएगा, हमको cv निकालना है। अब बात करते हैं मोनोएटॉमिक गैस। कब आ जाए मोनोएटॉमिक गैस, फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस, फॉर मोनोएटॉमिक। आप मोनोएटॉमिक समझते हैं ना, मोनोएटॉमिक का मतलब वो गैस जिसमें सिंगल एटम से, जैसे आपका जितना भी रेयर अर्थ मेटल्स है ना, अपना रेयर गैसेस है ना, आर्गन है, आपका नियॉन है, रेडॉन है, ये सब सिंगल है ना, नोबल गैसेस। तो इनको ये सब मोनोएटॉमिक है, सिंगल एटम वाले गैस। हाँ, फॉर मोनोएटॉमिक गैस एनक्लोज्ड, ये भी 1 मोल लेना है। तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस
of 1 mole containing any atoms at temperature T। ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस है, 1 मोल है, 1 मोल मतलब कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर, एनी एटम्स, आप अग्री करते हैं। दिस गैस, तो each molecule and each atom, sorry, each atom I have a molecule here, each atom has three translational degrees of freedom। ये आपने पढ़ा है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्रीज। मोनोएटॉमिक गैस कैन मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज है, तो उनको एनर्जी कितनी होगी, देयरफॉर एवरेज एनर्जी per atom will be equal to 3 times half kBT। ये हम जानते हैं कि हर एक ट्रांसलेशनल का हाफ kBT होता है, 3 ट्रांसलेशन है तो 3/3 into half, तो ये हो जाएगा 3/2 kBT। दिस इज पर एटम। अब मैं आता हूं पर मोल, therefore average internal energy है, average internal energy per mole DE is equal to 3/2 Na kBT। ये पर मोल है, ये E इसको लेंगे हम टोटल एनर्जी E, ठीक है, तो ये हमको E आ गया। अब बड़ा इजी है, नाउ इट्स वेरी सिंपल, लास्ट पार्ट है, भी ध्यान दीजिए। अब ये मेरा E है, अब क्या आप जानते हैं, बट नाउ Na into Kb is equal to R, universal gas constant, therefore E is equal to 3/2 RT। ये रिलेशन है, Na into Kb का रिलेशन R के साथ है। अब हम निकालना चाहते हैं फ्रॉम 1, अब देखिए फ्रॉम 1 Cv is equal to d/dt ना, मतलब d/dt of 3/2 RT, डेरिवेटिव लेना है। अब डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव में तो डेरिवेटिव ऑफ t is 1, तो बचेगा 3/2 R। ये है रिलेशन, ये निकालना है, हो गया। मैं आपको डायटोमिक का बताया था, अगर बाय चांस पूछ लिया, अभी मोनोएटॉमिक है तो कोई डायटोमिक पूछेगा, अगर आपको पूछा डायटोमिक ना, मैं जस्ट बता रहा हूं, अगर आपको डायटोमिक पूछे, डायटोमिक कैसे हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ना O2 डायटोमिक, तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ डायटोमिक लिखेंगे। अभी डायटोमिक क्या होता है, 3 ट्रांसलेशन होता है और 2 रोटेशन होता है, ध्यान रखिए 2 रोटेशन एक्स्ट्रा। अब 2 रोटेशन होगा ना, तो ये तो होगा, प्लस एक्स्ट्रा क्या आएगा पता है, 2 into half kBT, मैं अलग से लिखना है, ध्यान रखिए ये एक्स्ट्रा है। ये कब, अगर डायटोमिक हुआ तो ये भी लिखने का, प्लस ये, तो इसको ऐड करेंगे तो 5/2 kBT हो जाएगा, 5, क्योंकि 3 + 2 ऊपर का 5 और नीचे 2, 3 5/2 हो जाएगा। यहाँ 5/2 आएगा, यहाँ 5/2 आएगा, यहाँ 5/2 आएगा, और आंसर में 5/2 R आएगा। बस इतना ही होगा। आपको एक्स्ट्रा क्या बोलना याद रखिएगा, 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। वो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो काइनेटिक है, जो एनर्जी होगा, वो 2 times half kBT है, क्योंकि 2 है ना, इसलिए 2 और हर एक का half kBT होता है, तो 2 into half kBT, तो 3 + 2 ऊपर का 5 हो जाएगा, एलसीएम 2 है, तो 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, बस इतना ही चेंजेस है और कुछ चेंजेस नहीं, अगर डायटोमिक आ गया तो, है कि नहीं। तो ये मैंने आपको सब इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन जो पूछे गए ना, वो मैंने आपको करा दिए। एक और डेरिवेशन है किरचॉफ्स लॉ, वो कोई पूछा तो नहीं है, लेकिन चलिए मैं करा देता हूं, बाई चांस पूछ लिया तो, है क्या। तो चलिए देख लेते हैं, लास्ट डेरिवेशन है इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं गया है, फिर भी है तो मैं आपको करा देता हूं बाई चांस, है क्या। स्टेट एंड प्रूफ किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन विद द हेल्प ऑफ थॉट एक्सपेरिमेंट, ये आपका पेज नंबर 68 है। ये क्या बोलता है, फॉर अ बॉडी एमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग थर्मल रेडिएशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेंपरेचर कांस्टेंट है। द एमिसिविटी का सिंबल क्या है, E है, E। एब्जॉर्बिटी इज A, आप सब जानते होंगे, अगर आपने पढ़ाई किया है चैप्टर तो आप जानते होंगे। अब इसमें डायग्राम नहीं दिया, मैं आपको समझाने का डायग्राम बना देता हूँ। एक एनक्लोजर है, एनक्लोजर, ठीक है, इसमें 2 बॉडी लेना है, एक नॉर्मल बॉडी और एक ब्लैक बॉडी। दिस इज ब्लैक बॉडी एंड दिस इज नॉर्मल बॉडी एंड दिस इज ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो मैं वो लिखता हूं, कंसीडर
ordinary body A and a perfectly black body B of identical geometrical shape. एकदम आइडेंटिकल होना चाहिए, शेप वेप में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, वो जरूरी है, बहुत जरूरी है कि उन लोगों का शेप एकदम सेम होना चाहिए, अलग नहीं, साइज ऐसा बड़ा छोटा नहीं, जो शेप है स्फेरिकल, दोनों स्फेरिकल, रेडियस सेम, एवरीथिंग शुड बी सेम, ठीक है। सिर्फ ये है ऑर्डिनरी बॉडी और ये ब्लैक बॉडी, ठीक है। they are enclosed such that their temperature as well as that of enclosure is same. सबका टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर है, जो भी टेम्परेचर है, बॉडी ऑर्डिनरी बॉडी का, बीक और एनक्लोजर का, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, बाहर से कोई लेना देना नहीं अंदर, दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। ये स्टार्टिंग पार्ट हो। अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है। अब एक्सपेरिमेंट क्या स्टार्ट हो रहा है, सपोज अमाउंट ऑफ हीट गिवन या प्रोवाइडेड या रेडिएटेड इंसिडेंट ऑन द बॉडी इज Q। वो मैं लिखता हूं, अभी स्टार्ट हो रहा है हमारा एक्सपेरिमेंट। सपोज Q is the quantity of heat per unit time incident on both the bodies, दोनों बॉडी के ऊपर सेम हीट इंसिडेंट हो रहा है पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बॉडी ए, जो कि ऑर्डिनरी बॉडी ए, क्या बोलेंगे इसके बॉडी, heat absorbed will be equal to how much? Will be equal to AQ, where A is the coefficient of absorption. बॉडी A पूरा हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो उसके कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे उतना ही फ्रैक्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा, जिसका दूसरा नाम है एब्जॉर्प्टिविटी। याद रखना, इसको कोएफिशिएंट एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, या फिर इसको एब्जॉर्प्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, हीट रेडिएटेड कितना करेगा, हीट रेडिएटेड या हीट गिवन आउट, हीट रेडिएटेड इज इक्वल टू R। व्हाट इज R? R इज emissive power. This is all per unit time, this is all per unit time. Since heat absorbed is equal to heat radiated, जितना हीट एब्जॉर्ब हो उतना रेडिएट होता है, ये तो लॉ है, ये तो प्रिंसिपल है। हीट एब्जॉर्ब जितना होता है उतना हीट रेडिएट होता है पर यूनिट टाइम। इसका मतलब है AQ is equal to R. That is my equation number 1. ये था बॉडी ए। अब हम बात करेंगे बॉडी बी, which is a perfectly black body. बॉडी बी, हीट एब्जॉर्ब कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, पूरा का पूरा करेगा भाई, क्यों, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, पूरा हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट रेडिएटेड is equal to RB. What is RB? RB is the emissive power of a perfectly black body, ठीक है। Which is heat absorbed is equal to heat radiated, heat absorbed is equal to heat radiated। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q is equal to RB। This is equation number 2. Let's divide करो, divide, तो divide 1 by 2, divide 1 by 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, AQ upon Q is equal to R upon RB। Q और Q कट गया, A is equal to R upon RB। क्या आप जानते हैं what is R upon RB? Emissive power of a body to the emissive power of a perfectly black body, it is coefficient of emission, which is called an emissivity,
which implies A is equal to E. ये तो चाहिए आपको, E is equal to A. प्रूव हो गया। R upon RB is the ratio of the emissive power of a ordinary body to the emissive power of black body, और इसको बोलते हैं coefficient of emission, जिसका दूसरा नाम है emissivity. So I have proved that for a body, coefficient of emission, that is emissivity, is equal to coefficient of absorption, which is absorptivity. ये कभी पूछा नहीं है, तो बड़ा अतरंग प्रूफ है। और ये थॉट एक्सपेरिमेंट, थॉट मतलब एक्चुअली परफॉर्म नहीं हुआ है, इट इज नॉट परफॉर्म, मतलब सोच समझ के उसको दिमाग में समझ के ऐसा लिखा गया है, इट इज नॉट परफॉर्म्ड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज थॉट एक्सपेरिमेंट। बाय चांस अगर आ गया तो मेरा चलो दे देते हैं, क्योंकि पुराने सिलेबस में पूछा था, अब जब से नए सिलेबस है अभी तक ये पूछा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीट कर दिया है, सब अच्छे अच्छे डेरिवेशन है पूछे जाते हैं, अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे थर्मोडायनामिक्स में, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करेगा, जितने बच्चों को आप शेयर करेंगे वो डेफिनेटली उनके बोर्ड एग्जाम में फायदा होगा। और कुछ भी कमेंट्स होगा, कुछ आपका फीडबैक होगा तो जरूर बताइएगा, देखते रहेगा मेरा वीडियोस। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और थर्मोडायनामिक्स का इंतजार करेगा, नेक्स्ट वीडियो आ रहा है थर्मोडायनामिक्स। थैंक यू वेरी मच।